नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज हमारा 25वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। ये आपको सभी को सेंटेंस समझ आ गया कि जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे होना क्या है, इसकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर जो इस प्रेजेंट रेट पे फॉसिल फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसी प्रेजेंट रेट पे अगर फॉसिल फ्यूल कंज्यूम होते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये फॉसिल फ्यूल जो है वो ख़त्म ही हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एक तो ये प्रॉब्लम है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि इनका यूज़ करने से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो इन्हीं दो कारणों से आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं? सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी और भी हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सारी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम इसको पढ़ते जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस तरीके से आपके लिए आज का वीडियो लाया है। पहले मैं आपको सोलर एनर्जी बताऊंगा होती क्या है, फिर उसको हम कैसे हार्नेस करते हैं, फिर उसके लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इसके, तो और इंडिया में इसके कहाँ कहाँ प्लांट है, तो इन सभी को हम इकट्ठा ही डिटेल में पढ़ लेंगे। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हर दिन हम सन की एनर्जी जो है वो फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर एनर्जी है वो सन से जो हम ट्रैप करते हैं, तो जब वो सोलर सेल्स ट्रैप करेंगे उसको, तो फिर वो सोलर सेल से हम क्या प्रोड्यूस करवा लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। Many of these cells are joined into solar panel to generate power for heating and lighting purpose। फिर इन सेल को हम सोलर पैनल जो होता है वहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं, बड़े सारे सेल्स को हम ज्वाइन करते हैं और फिर उससे हम जनरेट करवाते हैं पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। अब दोस्तों, ट्रॉपिकल वर्ड यहाँ पे आया है, तो ट्रॉपिकल का मीनिंग क्या है? जैसे ये इक्वेटर होता है, आपको मैंने बताया है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे साउथर्न में
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये टेम्परेट जोन होती है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, और जैसे जैसे सन की रेज़ पोल की तरफ जाती है तो उनका एंगल डिक्रीज़ करता जाता है, तो पोल पे जो है वो बहुत कम हीट पड़ती है। तो इसीलिए इसने कहा है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वो किस्मत, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वहाँ पे अबंडेंट ऑफ बहुत सारी जो है वो सोलर एनर्जी आती है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ हार्नेस कर सकती हैं। दोस्तों जो इसके आगे वाले एरिया यहाँ पे आएंगे आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ऐसे ही नीचे साउथर्न पोल में भी सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ये आपको यूजेस समझ आ गए कि सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आप सभी को पता है, विंड से जो एनर्जी मिलेगी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लाइट लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। कह रहा है कि ये जो विंड एनर्जी थी ये मतलब कि कई साल पहले, इमेमोरियल टाइम हो गया, मतलब बहुत सालों पहले पीछे से ही ये विंड एनर्जी को हम यूज़ करते आ रहे हैं। और किसके पर्पस के लिए करते थे? ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए और लिफ्टिंग वाटर पर्पस के लिए। ये कई सालों से जो है वो यूज़ होती आ रही है। लेकिन आज के टाइम में हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इन मॉडर्न टाइम wind mills, the high speed wind rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। आज के दौर में हम जो विंड मिल होती है, तो विंड मिल जब विंड से चलती है तो वो उसको हमने जनरेटर के साथ कनेक्ट किया होता है, फिर जनरेटर की टरबाइन घूमती है, और जब जनरेटर की टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से आज मॉडर्न टाइम में हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow। और दोस्तों ये जो विंड फार्म्स होते हैं, यानी विंड फार्म्स वो हो गए यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल लगी होंगी, तो उसको हम विंड फार्म्स बोल देंगे। तो विंड फार्म्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन आपको पता है समुद्र के किनारे वाला जो रीजन होगा उसको हम कोस्टल रीजन बोलेंगे। तो दोस्तों कोस्टल रीजन में इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि कोस्टल रीजन में बहुत तेज़ विंड चलती हैं। और यह माउंटेन पासिस पे लगाई जाती हैं क्योंकि माउंटेन पासिस पे भी बहुत तेज़ विंड चलती हैं। तो इसीलिए इन दो प्लेसेस जो हैं वो इनकी लोकेशन के लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए सोलर फार्म जहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो कनेक्ट किए गए हैं और जिससे हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग एनर्जी। सोलर पैनल टू ट्रैप सोलर एनर्जी, यहाँ से हम फिर इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पढ़ लिया। विंड फार्म्स आर फाउंड इन, अब कौन कौन सी कंट्री में विंड फार्म्स पाए जाते हैं? तो नीदरलैंड में पाए जाते हैं, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सारी कंट्री जो हैं वो विंड एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत मात्रा में कराती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूक्लियर पावर। अब हम न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर पावर है क्या, फिर ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में इसकी कहाँ कहाँ है। ये हम सारा आज ही एक एक टॉपिक का ख़त्म करते जाएंगे। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ आटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। दोस्तों कह रहा है कि जैसे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, और यूरेनियम और थोरियम के जो न्यूक्लियाई में एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power। तो जब इन यूरेनियम और थोरियम जो एलिमेंट्स हैं इनके जो न्यूक्लियाई की अंडरगो फिजन होती है, अंडरगो आपस में फिजन होगी, तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगी जब, तो फिर ये एमिट करेंगे, क्या करेंगे? एमिट करेंगे पावर। तो उसी पावर को हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। तो इस समझ आ गया आपको दोस्तों न्यूक्लियर पावर क्या होती है? ये यूरेनियम और थोरियम जो एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है यूरेनियम और थोरियम, इनके जब न्यूक्लियाई की फिजन होती है तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं, उसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं।
द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो दोस्तों यूएसए कंट्री है, लेकिन यूरोप जो है वो कॉन्टिनेंट है। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। राजस्थान में और झारखंड में बड़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। जो थोरियम है वो मोनोजाइट सैंड जो केरला में है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये हमें पता चल गया कि यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाया जाता है। अब नेक्स्ट, इसके प्लांट कहाँ कहाँ है? द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालपक्कम इन तमिलनाडु। इसको आप दोस्तों मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। तो ये दोस्तों आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में कहाँ कहाँ है ये मैंने आपको बता दिए। ये और यूरेनियम और थोरियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो पहले आपको बताता हूँ मैं कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों सभी को पता है, मैं काफ़ी बार मैं भी पढ़ा चुका हूँ कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं तो अर्थ में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। यानी हीट एनर्जी जो है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे तो हीट एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो जैसे वही हीट एनर्जी दोस्तों क्या होता है, जो अर्थ के अंदर हीट एनर्जी है वही हीट एनर्जी कहीं प्लेसेस पे, सम प्लेसेस पे जो है वो अर्थ सरफेस पे आ जाती है। तो जब कहीं किसी प्लेस पे अगर अर्थ सरफेस पे आ जाएगी तो वहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हम कैसे कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। सभी को पता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद ब खुद एनर्जी जो है वो सरफेस पे आ जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और ये जो एनर्जी है जो सरफेस पे कभी कभी आ जाती है किसी किसी प्लेस पे, तो इसी एनर्जी से हम जनरेट करवा लेते हैं पावर। जियोथर्मल एनर्जी अब ये कहाँ कहाँ है? जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों से ये जो है जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए यूज़ की जा रही है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जियोथर्मल पावर का, तो वो कौन हो गया? यूएसए। और फॉलोड बाय का मीनिंग, और उसके बाद आएंगे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो ये कंट्रीज़ हो गई जहाँ जहाँ जियोथर्मल एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह का ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन कालापलम की इमेज है, कालापक्कम की इमेज है, और इस तरह का वहाँ पे स्टेशन बनाया गया है, और जहाँ पे न्यूक्लियर पावर जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कैसे होती है ये मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिजन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी थोरियम और यूरेनियम और थोरियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनके न्यूक्लियाई की यहाँ पे फिजन होगी। फिर यहाँ से हार्ड पानी आ रहा है, और हार्ड पानी से यहाँ पे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी स्टीम की फॉर्म में। तो वही स्टीम जो है जब इसको मिलेगी जनरेटर को, तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर की टरबाइन घूमेगी। जैसे ही टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमने से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट मैंने जियोथर्मल एनर्जी बताया, तो ये सामने देखो आप इमेज है जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। मणिकरण दोस्तों अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगा ये मणिकरण कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है जियोथर्मल एनर्जी, ये देखो आपको सामने इमेज में दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे लगता है खाना जो है वो रखा गया है। ये पानी की दोस्तों ऊपर पानी सा दिख रहा है, यहाँ पे इतनी गर्म स्प्रिंग निकल रही है अर्थ से कि ये पानी खुद उबल रहा है। ये ह्यूमन बीइंग नहीं उबाल रहे हैं इस पानी को, ये अर्थ की हीट से पानी उबल रहा है। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो खाना वगैरह बना रहे हैं, और हीटिंग एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है।
तो ये इमेज आ गई जियोथर्मल एनर्जी की। अब जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिक पावर कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं हम, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपको पता है अर्थ के अंदर से जो हीट है वो इन पाइप्स के जरिए इस यहाँ तक जो है वो हॉट वाटर निकल रहा है, यानी एनर्जी जो आ रही है। तो इस एनर्जी से जैसे यहाँ पे अगर किसी को पहले पता चला कि यहाँ से स्टीम निकल रही है, तो फिर इसी जगह पे पाइप्स मतलब बोर किए गए, तो वो जो हीट एनर्जी इन पाइप्स के थ्रू जो जनरेटर के साथ कनेक्ट की गई है, अब जहाँ पे जनरेटर की जो टरबाइन है वो उस स्टीम एनर्जी से घूमेगी, और जैसे ही जनरेटर की टरबाइन घूमती है तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स कहाँ कहाँ है। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, मैंने ऊपर इमेज में दिखाया आपको। तो इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली इन लद्दाख। पुग्गा वैली लद्दाख में और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, यहाँ 2 प्लेसेस पे जियोथर्मल प्लांट जो है वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी पहले आपको पता होना चाहिए टाइडल एनर्जी होती क्या है। तो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में आपको समझाया भी है, फिर मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ टाइडल एनर्जी क्या होती है दोस्तों। रिथमेटिक चेंज, जो समुद्र के पानी में रिथमेटिक चेंज होती है, यानी कभी डे या नाइट में जो पानी का, समुद्र का पानी पहले किनारे की तरफ आना और फिर किनारे से पीछे चले जाना, यानी कभी कभी पानी का किनारे पे बढ़ना और कभी पानी का किनारे पे घटना, इसी को हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। यानी ये जो रिथमेटिक चेंज होती है, पानी का किनारे पे बढ़ना और किनारे से घट जाना, पीछे चले जाना, इसी से टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोस्तों। मैंने आपको समझाया भी था, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए ये समुद्र है, तो आपको मैंने बताया था कि जब न्यू मून, और न्यू मून होता है जब फुल मून होता है। जब न्यू मून होता है तो फुल मून होता है जहाँ 2 कंडीशन पे जो सन है, मून है और अर्थ है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो जब सन मून अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हाई टाइड होती है। हाई टाइड होने का मीनिंग है दोस्तों, जो समुद्र का पानी है वो किनारों पे ज़्यादा आता है, यानी किनारों की तरफ आएगा पानी, किनारे पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर दूसरी कंडीशन थी, जब मैंने आपको बताया था कि जब जो है सन और ये हो गया मून, सॉरी ये मून इधर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अर्थ। यहाँ पे अगर अर्थ और मून यहाँ पे 90 डिग्री पे चला गया, यानी अब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो अब जो है जो लो टाइड होगी। तो लो टाइड में होने का मीनिंग क्या है कि समुद्र का जो पानी है वो किनारे से पीछे जाएगा, यानी किनारा को छोड़ेगा, किनारे से रिसीड होगा, पीछे जाएगा। तो जब पीछे जाएगा तो लो टाइड होगी। अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया कि टाइड होती क्या है और टाइडल एनर्जी किसे कहते हैं। टाइड वेव्स बोलते हैं हम इनको। अब इनसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है वो मैं आपको नीचे समझाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने आपको टाइड्स बता दिए कि टाइड्स होती क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इट्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइड क्या होती है मैंने आपको बता दिया। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हाई टाइड होती है तो एनर्जी जो टाइड से मिलती है वो यूज़ की जाती है कि टरबाइन जो है वो जनरेटर की टरबाइन घूमती है उससे, और जो इंस्टॉल्ड की गई होती है टरबाइन कहाँ पे, डैम में। तो जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर कहाँ कहाँ जो इसके लार्जेस्ट प्लांट है, तो रशिया, फ्रांस एंड द गुल्फ ऑफ कच्छ। दोस्तों गुल्फ ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है। ये जो गुल्फ ऑफ कच्छ है हमारा, ये गुजरात में है। तो गुल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, इन इंडिया हैव ह्यूग टाइडल मिल फार्म्स। और यहाँ पे गुल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, यहाँ पे ह्यूग जो है वो टाइडल मिल लगाई गई हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। तो सबसे पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन किस कंट्री में लगा था, वो फ्रांस में लगा था। और फ्रांस आपको मैं बता दूं कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस आता है। तो फ्रांस में सबसे पहले टाइडल एनर्जी स्टेशन लगाया गया था। अब दोस्तों मैं आपको पहले फिगर पे समझा दूं कि यहाँ पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती कैसे है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए, सपोज करिए
कि यहाँ पे ओशन है, ये कहीं ओशन है, तो आप जब हाई टाइड होगी तो आपको मैंने बताया हाई टाइड का मीनिंग होता है पानी किनारों की तरफ आना। पानी जब किनारों की तरफ आएगा तो अगर ये कहीं डैम बनाया गया है, इसके किनारे पे डैम है, तो पानी डैम की तरफ आएगा। जैसे ही पानी इधर की तरफ आएगा तो ये जो टरबाइन थी, ये टरबाइन घूमेगी। जब ये टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब सपोज करिए मैंने आपको बताया ये रिथमेटिक चेंज होती है, ये नहीं है कि हाई टाइड है तो हाई टाइड ही रहनी है, पहले हाई टाइड होती है फिर लो टाइड होती है। तो फिर इस पानी ने वापस भी जाना है, यानी किनारों से पीछे जब जाएगा पानी, तो अब ये पानी वापस जाएगा। तो जब वापस वाला केस हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, जब ये पानी वापस जाएगा, जब ये पानी वापस जाएगा तो दोबारा टरबाइन को घुमाएगा, तो दोबारा टरबाइन घूमेगी। लो टाइड के केस में भी टरबाइन घूमेगी, तो टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, हाई टाइड लो टाइड, ऐसे ऐसे, कभी पानी इधर कभी पानी इधर। तो इस तरीके से टाइडल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो टाइडल एनर्जी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट दोस्तों लास्ट जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बायोगैस। बायोगैस आप सभी बच्चों को पता होगा बायोगैस होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दूंगा और फिर आप इसके जो लार्जेस्ट पावर प्लांट कहाँ कहाँ है वो बताऊंगा। तो दोस्तों ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। हमारा एनिमल का वेस्ट, किचन का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट और भी जितना कूड़ा करकट होता है वो हम एक खड्डा सा बनाते हैं, कुआं सा बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसको ढक्कन बंद किया जाता है पूरा अच्छे से, और फिर वो वहाँ से जो गैस बनती है वो पाइप के जरिए किचन तक लाई जाती है और उसी गैस को हम बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्ट टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि बायोगैस में कौन सी कांस्टेंट गैस पाई जाती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बायोगैस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बायोगैस इज़ एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। ये कुकिंग पर्पस के लिए, लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर हर साल जब वो कुआं भर जाता है तो फिर उसमें से जो है वो खाद के काम जो है वो आ जाता है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे। एनर्जी दोस्तों अब नेक्स्ट, पहले मैं आपको बायोगैस समझाऊंगा, कंक्लूजन मैं बाद में दूंगा आपको एनर्जी की। तो बायोगैस की इमेज जो है मैं आपके लिए लाया हूँ। इस तरीके से दोस्तों कुआं बनाया जाता है एक, फिर उसमें इसको बंद कर दिया जाता है। जब उसको बंद कर दिया जाएगा फिर एक पाइप ओपनिंग रख के ये पाइप हम किचन तक ले आते हैं। एक यहाँ से सिस्टम रखा जाता है जहाँ पे हम कूड़ा करकट डालते रहते हैं डंक वगैरह एनिमल्स की, और फिर जब ये भर जाता है तो इस सिस्टम से हम इसको यहाँ से हर साल मैन्योर इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो गई इमेज बायोगैस की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब कंक्लूजन, पूरा सार क्या है सोर्सेज का वो आपको समझा दूं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। दोस्तों कह रहा है कि एनर्जी तो हर जगह है, एनर्जी हर जगह है, लेकिन इसको हार्नेस करना, इसको यूज़ करना एक तो डिफ़िकल्ट भी है और दूसरे नंबर पे कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ हस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। अब आप कहोगे सर हम कैसे कोई हेल्प कर सकते हैं एनर्जी में, तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, तो वो एनर्जी बचाने में क्या मदद कर सकता है, वो यही मदद कर सकता है कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। जो जितनी एनर्जी बचाएगा यानी ओवर यूज़ नहीं करेगा, एनर्जी का वेस्ट नहीं करेगा, तो वही हम सोचेंगे कि जो एनर्जी सेव करवा रहा है वही एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो एनर्जी सेव इज़ एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी से एक्ट करिए और अपना एनर्जी का फ्यूचर जो है वो ब्राइटर फ्यूचर जो है वो बनाइए, ताकि आने वाली जनरेशन जो है ऐसा ना हो कि फॉसिल फ्यूल, हम ही लोग सिर्फ फॉसिल फ्यूल का जो मज़ा है, एंजॉय जो हम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल पे, तो हम ही लोग सिर्फ उसका एंजॉयमेंट करें और हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनके आने तक फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट ही हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। एनर्जी सोर्सेज को चाहे वो कन्वेंशनल जो हैं जो, तो उनको तो वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, उनका बड़ी लिमिट से यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस किया जाए।
अब नेक्स्ट है दोस्तों, आज के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी लाया हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, पर ये मत समझिएगा दोस्तों कि यही 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा रहा है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्रीज़ है, मिनरल की, सोर्सेज की, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो बहुत सारे कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से निकलते हैं। तो इसलिए आप लेक्चर को मिस ना करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन की एक झलक लाया हूँ। दोस्तों ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, या जेके पीसीएस का जो केएस का एग्ज़ाम होता है हमारा, तो इन दोनों बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो कम रहते हैं, तो इसीलिए आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी समझने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। दोस्तों पहला जमाना हो गया जब क्वेश्चन हाँ में पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन ना में भी पूछा जाता है कि बताइए कौन से कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिनरल की नहीं है। तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये है, ये तो है। दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये भी मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हर प्लेस पे एक जैसी नहीं है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिनरल की है। फिर थर्ड वाली क्या है, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिनरल की नहीं है, क्योंकि मिनरल जो है वो ओवर यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। तो यही वाला जो सही आंसर इसका सी पार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों, लीडिंग प्रोड्यूसर जो कॉपर के हैं वर्ल्ड में, वो चीन और पेरू है। तो यहाँ पे पेरू का नाम तो नहीं दिया गया है, चाइल का दिया हुआ, चाइल और पेरू है, तो चाइल इसका सही आंसर है, चाइल इसका सही आंसर है, इसको आप मार्क कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। दोस्तों कह रहा है कि इन 4 में से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी किचन में एलपीजी को कंजर्व नहीं करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, इसका मीनिंग हुआ कि दाल को बनाने से पहले कुछ समय के लिए भिगो के रखना पानी में, तो उससे एनर्जी हमारी थोड़ी बचती है। तो बिल्कुल ठीक है, उससे एनर्जी हमारी जो है बचती है। तो पहला पार्ट हाँ में है, तो नहीं आएगा। कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर में फूड बनाना, तो इससे भी हमारी एनर्जी बचती है, तो इसका भी हाँ में आंसर है, ये भी नहीं आएगा। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, यानी वेजिटेबल को काट के रख लेना गैस ऑन करने से पहले ही, ये भी हमारी एनर्जी को बचाएगा। तो तीनों पॉइंट हाँ में है। चौथा पॉइंट है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, तो एक ओपन पैन में खाना बनाना और बहुत कम फ्लेम पे बनाना, ये जो है हमारी एलपीजी एनर्जी को कंजर्व नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो डी पार्ट है, नॉट में है, कंजर्व नहीं करेगा, तो इसका आंसर डी पार्ट है। तो ये थी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन की झलक कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पढ़ाने की अप्रोच है, हम इस तरीके से टॉपिक को लेते हैं कि पहले आपको टॉपिक का थोड़ा कंसेप्ट दिलाया जाए, या कि आपको समझ आए कि ये टॉपिक है क्या। जैसे मैं आपको सपोज करिए आपको मैं बता देता कि टाइडल एनर्जी के यहाँ पे प्लांट है, मिनरल फलाना मिनरल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, इस स्टेट में, इस कंट्री में, यहाँ पे है। तो अगर मैं सपोज करिए कई बच्चे को अगर ये नहीं पता होता कि जियोथर्मल एनर्जी है क्या, कैसे प्रोड्यूस होती है, या टाइडल एनर्जी है क्या, प्रोड्यूस कैसे होती है, तो फिर उनको बहुत मुश्किल हो जाना था क्वेश्चन याद करना। तो इसीलिए मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि पहले बच्चे को कंसेप्ट दिलाया जाए, उसको कंसेप्ट समझाया जाए कि ये है क्या चीज़, कैसे ये आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और फिर उसको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके बेस पे फिर वो बताया जाए। तो इसीलिए दोस्तों हम थोड़ा हर एक चीज़ को थोड़ा पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको, और फिर उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बेस पे रहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आगे जो लाने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आज ही अपलोड होगा एग्रीकल्चर पे, जो दोस्तों
हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कह सकते हैं आप, या इकोनॉमिक्स से कह सकते हैं। जो एग्रीकल्चर का अगला लेक्चर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।